जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो मुद्दा है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए जानना और देखना बहुत ही जरूरी है। पूरा वीडियो को देखिए। मुद्दा क्या है पहले ये सुन लीजिए। मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और इसमें से आपका भी सवाल है। मुझे लगता है ये आपका भी मामला हल हो सकता है, या फिर आपका नहीं होगा तो आपके जानने वाले दोस्त यार या फिर रिश्तेदार या फिर गांव समाज किसी के काम आ सकता है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सवाल है, पहला सवाल मेरे पास आया ही है कि पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति समझ रहा है, बाप के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से, या फिर जो भी हो, मतलब आपके पीछे से 4 पीढ़ी के किसी के नाम से है तो पैतृक संपत्ति कहलाता है। तो होता क्या है कि उसमें 2 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, तो कोई एक व्यक्ति भी जमीन बेच लेता है बिना दूसरे के सहमति से, या कब्जा कर लेता है। तो ये एक सवाल आया था कि क्या बिना बंटवारा का, बिना सहमति का एक भाई या चाचा अपना हिस्सा बेच सकते हैं, या फिर बंटवारा करने के बाद बेच सकते हैं? ये मेरे पास सवाल आया। दूसरा सवाल ये मेरे पास आया है कि क्या पैतृक संपत्ति पर, जो बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो उस संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है? मतलब समझ रहे हैं कि 2 भाई हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, जितने भी आप भाई हैं, चाचा है, उसमें से 1-2 बंदा जो बाहर रह के कमाने चला जाता है, कोई मुंबई कमाने चला जाता है, कोई दिल्ली कमाने चला जाता है, बाहर में रह के कमाता है और गांव में उनका ज़मीन है, तो होता क्या है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पर लोग आता है और फिर चला जाता है। ऐसे ही बाहर आता जाता रहता है, लेकिन गांव में घर है, ज़मीन है, तो उनके भाई वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी फैमिली रह रही है, या फिर चाचा की फैमिली रह रहा है, या कोई रिश्तेदार जानने वाले की फैमिली रह रहा है। तो इसमें होता क्या है कि उनका ये शंका है कि लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू होता है कि नहीं। इस सवाल का भी पूरा जवाब दूंगा, पूरा वीडियो में बने रहिए। और तीसरा ये भी बताऊंगा, जैसे जैसे सवाल है सब बता रहा हूँ आपको, तीसरा ये भी बताऊंगा आपको कि क्या बैंक में जो नॉमिनी होता है, जैसे आपके पिता के नाम से खाता है, आपके दादा के नाम से खाता है, किसी के नाम से खाता है, और उसमें एक नॉमिनी होता है, आप 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई भी है, तो नॉमिनी किसी एक को ही रखा जाता है। चाहे आपकी माँ रहेगी पिता के कारण में नॉमिनी, या फिर आपके भाई बहनों में से किसी एक को बनाया जाता है, क्योंकि ऑप्शन एक ही का होता है। तो उसमें अगर आपके पिता का डेथ हो जाए तो जो नॉमिनी है उसे ही पैसा मिलेगा। मान लीजिए बैंक बैलेंस उनके पास है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी है बैंक बैलेंस है, तो नॉमिनी तो कोई एक ही रहेगा। तो क्या एक ही बच्चा का होगा जिसका नाम रहेगा, या फिर बाकियों का दावा हो सकता है? तो ये सारा मामला का हल करूंगा। मैंने जो सवाल बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके काम का हो सकता है, तो पूरी मामला को बताऊंगा। पूरा वीडियो आपको देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो लाइक का बटन नीचे दिख रहा है, प्रेस करके आप लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा। आते हैं पहले सवाल पर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, जो भी है, और आपके पिता के नाम से है माली संपत्ति, या फिर दादा के नाम से है, या परदादा के नाम से, या फिर परदादा के नाम से दादा के नाम पर वही प्रॉपर्टी आया, दादा के नाम से आपके पिता के नाम पर प्रॉपर्टी आया, या फिर दादा के खरीदा हुआ दादा के नाम से पिता के नाम पर प्रॉपर्टी आया, और दादा नहीं है, पिताजी नहीं है, तो होता क्या है, उस प्रॉपर्टी को, उस जमीन को एक आदमी बिना सहमति के अपना हिस्सा भी नहीं बेच सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, तो उसमें से एक भाई बिना सहमति के अपना हिस्सा भी नहीं बेच सकता है। कब तक नहीं बेच सकता है? तो इसके लिए बता दूं कि जब तक कि लिखित रूप से बंटवारा होकर सभी के नाम से अलग अलग रसीद न कट जाए, सबके नाम से अलग अलग रसीद न कट जाए, सबका बंटवारा नहीं हो जाए, सबका कब्जा नहीं हो जाए, तब तक वो नहीं बेच सकता है। अब उसमें से कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, मतलब बाहर कमाने जाता है कहीं पे, और वो अपने गाँव में ज़मीन है उसका, और उसमें से बिना उसके सहमति से अगर वो बेच लेता है, कोई एक भाई अपना हिस्सा भी बेच लेता है, तो दूसरा ऑब्जेक्शन आके कर सकता है। मतलब कि बिना बंटवारा के जहां से मन किया वहां से जमीन बेच दिया अगला, तो दूसरा ऑब्जेक्शन कर सकता है, उस डीड को कैंसिल करा सकता है। कैंसिलेशन ऑफ डीड का अगर मुकदमा कर दिया जाए तो डीड भी कैंसिल हो सकता है, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसलिए कि जब तक बंटवारा नहीं हुआ, पहले था क्या कि अगर बंटवारा न भी है तो अपना हिस्सा एक भाई बेच लेता था, भाई दूसरा का हिस्सा थोड़ी, अपना हिस्सा है जो मेरे हिस्से में आ रहा है बेच लेता है। लेकिन दूसरा ये कहा कि ऑब्जेक्शन कर सकता है कि बंटवारा नहीं हुआ, पता कैसे चलेगा किधर किसको मिला, किधर किसको मिला, सबके नाम से अलग चौहद्दी नहीं हुआ, सबके नाम से लिखित रूप से हुआ नहीं, तो फिर आपने बेच कैसे लिया? तो ये ऑब्जेक्शन करके पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर सकता है। जिसको आपत्ति होगा वो पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर कर सकता है, अब बेचने के बाद भी कैंसिल करा सकता है। और अगला सवाल था कि पैतृक संपत्ति पर लिमिटेशन एक्ट लागू होता है कि नहीं। तो कुछ लोग जैसे बाहर रहते हैं, उनके गांव में घर है, तो उस पर दूसरा उसका भाई है, या फिर पट्टेदार है, चाचा है, या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई ना कोई वहाँ पे रह रहा है, उसके कब्जे में है, या फिर खेती का ज़मीन भी है, तो उसके चाचा खेती कर रहा है, भाई खेती कर रहा है, कोई भी खेती गांव में करता रहता है। आप 1 साल पर जाते हैं वहाँ पे, घूम के चले आते हैं, 2-4 दिन रह के, फिर दूसरे साल में गए, 1 हफ्ता रह के, 10 दिन रह के, घूम के चले, अपना काम पे लौट जाते हैं। ऐसे कर करके उसके कब्जे में वो 20 साल 25 साल हो जाता है। मतलब कि लिमिटेशन एक्ट तो 12 साल का ही होता है। मतलब ये तो आपको मालूम ही होगा कि लिमिटेशन एक्ट के तहत किसी भी प्राइवेट ज़मीन पे, किसी भी निजी ज़मीन पे कोई व्यक्ति 12 साल तक रेगुलर बिना रोक टोक के रह जाता है,
तो उस जमीन पे उसका दावा हो जाता है, मतलब मालिकाना हक ही हो जाता है। आप कोर्ट से भी चाहेंगे तो उसे नहीं हटा सकते हैं, वो वहाँ पे दावा कर सकता है और वहाँ पे रहेगा ही, उसी की जमीन मानी जाती है। मतलब मालिकाना हक का मतलब यही होता है कि उसके पास पेपर रहे न रहे, कागज पत्तर रहे न रहे, लेकिन उसका वो मालिक हो जाता है। तो पैतृक संपत्ति में ये लागू है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पैतृक संपत्ति में लागू नहीं होता है। पैतृक संपत्ति में ये लिमिटेशन एक्ट, ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। वो है कि जैसे कि आप है या मैं हूँ, किसी और की प्राइवेट जमीन पर, निजी जमीन पर अगर 12 साल रह लिए बिना रोक टोक के, मतलब कोई हटा नहीं रहा या फिर कोई ये दावा करने नहीं आ रहा है कि मेरी ज़मीन है, पता है कि किसी की ज़मीन है लेकिन मैं 12 साल रेगुलर रह गया वहाँ पर, उसने लिखित कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की, मुझ पर केस नहीं किया, तो उस पर मालिकाना हक 12 साल तक हो जाता है। लेकिन दादा के नाम से संपत्ति, परदादा के नाम से संपत्ति और उसी में से कोई हिस्सेदार है, कोई पट्टीदार है, अगर वो 12 साल से क्या 25 साल से 20 साल से भी रह रहा है, 20 साल बाद आ रहा है, तो उसमें का आप हिस्सेदार है, इसलिए आपका दावा खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैतृक संपत्ति वो दादा के नाम से आया है या फिर परदादा के नाम का है या फिर आपके पिता का नाम का जमीन है, तो उसमें आप कभी भी आकर अपना हिस्सा ले सकते हैं, चाहे 20 साल बाद ही क्यों ना हो। अपना जमीन पर अपना जो कब्जा रहेगा वो हटा सकते हैं या फिर पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं। अगर नहीं हट रहा है, जबरदस्ती दावा कर रहा है, आपके हिस्सा पर भी कब्जा करके रखा हुआ है आपका पट्टीदार, आपका भाई, आपका चाचा, तो आप बाहर से अगर 20 साल बाद भी आते हैं उस पर हिस्सा अगर लेना चाहते हैं, घर भी बना चुका है वो, तो पार्टीशन सूट का मुकदमा आप दायर करेंगे, घर तोड़ के उसको आपका हिस्सा उसे देना पड़ेगा किसी भी कीमत पर, कोर्ट दिलवाएगी आपको। तो आप ये जान लीजिए कि जो खानदानी जमीन है जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, उस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है। आज मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पैतृक संपत्ति होता क्या। तो पैतृक संपत्ति मैंने तो ये भी बताया कि बाप के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से या फिर किसी के नाम से आपके है, पूर्वज के नाम से, तो उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि घर के जमीन को ही पैतृक संपत्ति कहते हैं, वो चाहे घर का हो, चाहे कॉमर्शियल हो, चाहे खेती के जमीन हो, तो उनसे आपसे ऊपर वाले जो पीढ़ी के नाम से है और वो आपको हिस्सा मिलने वाले हैं, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। वो फ्लैट भी हो सकता है, कहीं प्लॉट भी हो सकता है, कहीं कमर्शियल पैलेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉपर्टी जो आपके ऊपर वाले पीढ़ी के नाम से है वो पैतृक संपत्ति कहलाता है और सीधा सीधा उसमें आपका हिस्सेदारी होता है। उनके ना रहने के बाद सीधा सीधा आपका उसमें दावा होता है, हिस्सेदारी होता है, जन्म से ही अधिकार होता है। और अगला सवाल का जवाब भी मैं देता हूं, जो बैंक में नॉमिनी की बात कर रहे थे, तो पैतृक जैसे कि आपके पिता के नाम से हो, आपके दादा के नाम से हो, मतलब जो जितना पूर्वज मैंने बताया, किसी के नाम से अकाउंट है बैंक में, चाहे आपकी माँ के नाम से बैंक में अकाउंट है, माँ के नाम से, पिता के नाम से, लेकिन उसमें नॉमिनी का एक ही ऑप्शन होता है। उन्होंने जब अकाउंट खुलवाया होगा तो आपके किसी भाई को एक को नॉमिनी दे दिया, आपकी बहन को किसी को एक को नॉमिनी दे दिया, वहाँ पर तो दे दिया। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब मृत्यु हो जाता है आपके पिताजी को या माताजी को या दादाजी को, लेकिन नॉमिनी कोई एक ही है और उसमें पता चलता है कि 10 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, जो भी है उनका बैंक बैलेंस, बहुत सारा FD भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, कहीं भी, तो लोग समझते क्या है कि जिसको नॉमिनी है पैसा उसी को मिलेगा। ऐसा नहीं है, बैंकिंग सेक्टर में ऐसा रूल नहीं है। उसमें क्या रूल है, नॉमिनी का एक ऑप्शन, भले ही एक ऑप्शन नॉमिनी डलाएगा, एक ही डलाएगा, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी सारे हो जाते हैं जो उनके वंशज है, जैसे कि उनका बेटा, बेटी, जो भी है, सारे उत्तराधिकारी जो उस पर डिपेंड थे, सारे लोग उत्तराधिकारी हो जाते हैं। और सभी को एफिडेविट देना पड़ता है, सभी के सहमति से सभी को बराबर पैसा मिलेगा। जाएगा तो किसी एक के पास ही, लेकिन सभी के सहमति से पैसा मिलेगा। अगर उसमें से एक भी असहमत है, एक को भी नहीं बुलाया गया, तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है, आपका पैसा रोक सकता है। ऐसा नहीं कि जो नॉमिनी है और पूरे पैसे उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो ऐसा होता भी है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है ये लिख कर या फिर एफिडेविट दे देता है कि मेरा कोई नहीं है दूसरा, कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई बहन नहीं है, इस तरह का शपथ पत्र देता है, अपना डॉक्यूमेंट्स देता है, तो फिर उनके नाम से इशू करा दिया जाता है पैसा। और 2 लोकल अखबारों में भी एडवर्टाइज देना पड़ता है ये कि इस पर कोई किसी का दावा नहीं है, इस बैंक अकाउंट पर किसी की दावेदारी नहीं है, मैं इनका इकलौता वारिस हूं, तब जाकर मिलेगा। लेकिन अगर पता चलता है कि बहन भी है, इसका भाई भी है, 2-3 बहन है, तो फिर सबकी सहमति ली जाती है, सबका एफिडेविट लिया जाता है और सभी को बराबर बराबर हिस्सेदारी होती है, सभी को बराबर बराबर पैसा मिलेगा एक ही नाम से भले ही चेक, लेकिन सभी को देना पड़ेगा, ना तो बाद में कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। बैंक भले ही किसी एक के नाम से ही चेक दे, लेकिन उसमें सभी की हिस्सेदारी होगी, नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, कोई भी रुकावट उसमें डाल सकता है। तो ये भी क्लियर मैं आपको कर दिया कि बैंक में जो नॉमिनी होता है वो पर्सनल सिर्फ उसी को पैसा नहीं मिलेगा। अब 1 करोड़ रुपया है, किसी का 50 लाख है, 20 लाख है और 4 बेटा है उसका, वो मर गया, मान लिया डेथ हो गया उनका, तो ऐसा थोड़ी कि एक बेटा का 20 लाख 30 लाख रुपया मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सभी दावा उस पर कर सकते हैं, सभी उत्तराधिकारी और सभी उसी के वंशज है, सभी को पैदा उन्होंने किया है, तो इसीलिए सबका दावा होता है। हाँ, इंश्योरेंस की बात करूँ तो LIC का हो चाहे किसी कंपनी का इंश्योरेंस हो, तो IRDA का ये रूल है कि उसमें जो नॉमिनी बनेगा, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे एक बेटा हो, चाहे एक बेटी हो, तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। जो नॉमिनी है
तो एक्सीडेंटल जो पैसा मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, बीमारी से मृत्यु हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो किसी प्रकार का क्लेम जो दावा कर सकता है वो नॉमिनी ही करेगा, सिर्फ नॉमिनी। चाहे वो एक बेटा हो, एक बेटी हो, चाहे 4-5 बेटा बेटी हो, एक जिसका नाम दिया हुआ है या पत्नी है, कोई एक ही दावा करेगा जो उसमें नॉमिनी। ये इंश्योरेंस सेक्टर की बात बोल रहा हूँ। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में चाहे एफडी हो, मतलब फिक्स किया हुआ पैसा हो, सेविंग अकाउंट पर हो, करेंट अकाउंट पर हो, तो उसमें है कि सभी की दावेदारी होगी। मैं अपने तरफ से आपके सारे सवालों का जवाब क्लियर कर दिया हूँ। मुझे लगता है कुछ बचा नहीं, लेकिन फिर भी मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा, कोई शंका होगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये कुछ सवाल लेकर मैंने वीडियो बनाया, आपके ही सवाल है, तो इसी प्रकार से किसी भी मुद्दे पर सवाल होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा, उसको क्लियर करूंगा। वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सामने जो लाल में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है उसको दबा के सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी है वो भी दबा ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के टॉपिक पर होगा। आप जो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में उसी टॉपिक पर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।